हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। शिक्षण अधिगम की कल की क्लास में मैंने आपका संप्रेषण टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। इसके साथ ही आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, जो है शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिद्धांत को कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी विषय क्षेत्र या फिर किसी प्रक्रिया के क्षेत्र में जो भी विचार हैं उन विचारों को एक निश्चित क्रम में या एक सुव्यवस्थित क्रम में आयोजित करना, जिससे क्या है वो जिसके सामने प्रकट होने जा रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। यानी कि सिद्धांत क्या कहलाता है कि किसी भी प्रक्रिया क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र जिससे वो रिलेटेड विचार आप उसके सामने रखने जा रहे हो, उन विचारों को एक निश्चित क्रम में अरेंज करना। नेक्स्ट आइए शिक्षण सिद्धांत पर। तो शिक्षण का जो कार्य है, सबसे पहले बताइए कौन संपादित करता है। तो शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य को संपादित करता है, यानी कि शिक्षक का काम है बच्चों को पढ़ाना। तो शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली कब होगा, कब एक अच्छे तरीके से होगा, जब शिक्षक क्या है उस कार्य को करने के लिए कई सारी चीज़ों को लेते हुए चले, जैसे कि टीएलएम का यूज़ करे, ठीक है, और कई सारे शिक्षण नियमों का यूज़ करे, तब वहाँ पर उसका जो कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो पाएगा। मान लीजिए एक शिक्षक है वो क्लासरूम में जाता है और टीएलएम वगैरह लेकर के जा रहा है, चार्ट वगैरह मॉडल वगैरह लेकर के जा रहा है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। आपको पता है क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं या कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बहुत उद्यमी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद तो पढ़ लेंगे पर दूसरों को परेशान करते रहेंगे पीछे से, ठीक है, पेन उनको मार रहे हैं या पेंसिल मार रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। अब शिक्षक इस कंडीशन में केवल पढ़ा रहा है, उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो नहीं देख रहा कितने बच्चे देख रहे हैं, बच्चे रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बस वो पढ़ाए जा रहा है, वहाँ पर चार्ट अपना लिए चार्ट दिखाए जा रहा है, तो ऐसे में शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं होगा। तो शिक्षण सिद्धांत क्या करते हैं? शिक्षण सिद्धांत का काम यही है कि जो भी विषय वस्तु है, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो, उसको बहुत ही सरल तरीके से और एक रोचक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। तो यहाँ से देखिएगा शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। जो शिक्षण कार्य में सरसता, सरलता, रोचकता, प्रभावशीलता लाने के लिए हम जिन नियमों का प्रयोग करते हैं, जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं शिक्षण सिद्धांत। इन पर आधारित जो शिक्षण प्रक्रिया रहती है वह अधिक रोचक, प्रभावपूर्ण हो जाती है तथा बच्चे क्या हैं कक्षा में सक्रिय होकर के ज्ञानार्जन करते हैं, यानी कि एक्टिव रह करके वो सीखेंगे। और आप सभी जानते हैं जब बच्चे एक्टिव रहते हैं तो उस चीज़ को वो जल्दी भी सीखते हैं, उस काम को, और वो काम उनके लिए जो भी आप वो सीख रहे हैं वहाँ पर वो उनके लिए स्थायी भी हो जाता है। अब हम परिभाषा देखते हैं शिक्षण सिद्धांत की। ब्रूनर ने कहा है कि शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होते हैं। उपचारात्मक से तात्पर्य है कि हम जो भी बच्चों की कठिनाइयाँ आती हैं उनका उपचार हम एक शिक्षण सिद्धांत के द्वारा करते हैं। जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को उसमें क्या कठिनाई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा हम उसकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। टेवर्स के अनुसार डेफिनेशन क्या है कि शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, ये कहा गया है टेवर्स के अनुसार। कार्यलिंगर ने क्या डेफिनेशन दी है, तो इन्होंने कहा है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि शिक्षण जो प्रत्यय हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना शिक्षण सिद्धांत है। ये कार्यलिंगर के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट आइए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, एक ही पॉइंट आपको लिखने हैं सभी में। शिक्षण सिद्धांत जो हैं वो शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने तथा नियंत्रण करने में आवश्यक है। जो भी शिक्षण प्रक्रिया है, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, उसको समझने के लिए, मतलब कि शिक्षण जो कार्य होगा उसको समझने के लिए, साथ साथ बच्चों के पूर्वानुमान के लिए। जैसे आप क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो मैथ्स में, तो आपको पहले से अनुमान है कि बच्चों को संख्याएं आती होंगी, गिनती आती होंगी, पहाड़े उसको आते होंगे, वो जोड़ घटाव कर लेता होगा, ठीक है, स्थानीय मान उसको आते होंगे, तो पूर्वानुमान लगाने में भी ये कहीं ना कहीं सहायक रहते हैं। और साथ साथ जो शिक्षण की क्रिया है उसको कंट्रोल करने में भी शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है।
शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, इसलिए ये आवश्यक है। शिक्षण को सरल व रोचक बनाने में, जो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक आप पढ़ाने चाह रहे हो उसको बहुत ही सरल बना देंगे। जैसे कोई टफ टॉपिक है तो आप उसको छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ा सकते हो, ये आपका विभाजन के सिद्धांत में आ जाता है। तो ये सारे काम क्या है, शिक्षण सिद्धांत के रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रयोग हेतु नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण सिद्धांत के महत्व में रहेंगे। पहला पॉइंट क्या था कि इनका क्या काम है कि शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने, नियंत्रण करने में आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है। ये शिक्षण को सरल व रोचक भी बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोग हेतु आयाम प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आइएगा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत पर। 2019 में क्वेश्चन पूछा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इन सिद्धांतों को देकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं तो आपसे सीधे बोलेंगे शिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो वहाँ पर आप कोई से भी 2 सिद्धांत लेकर के उसको बता सकते हो। देखिएगा, पहला है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके बाद प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। तो मैं आपको टोटल 11 सिद्धांत पढ़ाने वाली हूँ। वैसे कई सारे सिद्धांत हैं पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से ही आपके क्वेश्चन जो है आपके कंटिन्यू पूछे भी जा रहे हैं। साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते कि आपसे बोलेगा वेरी शॉर्ट में किन्हीं 4 शिक्षण सिद्धांतों के नाम लिखिए, तो आप कोई से भी 4 वहाँ पर लिख सकते हो। अब हम डिटेल में इनको देखते हैं। सबसे पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए 17, 18, 22, 23 लगातार पूछा गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, तो इसका अर्थ है करके सीखना। ठीक है, ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे करके सीखते हैं, यानी कि उनको खुद आप देते रहिए, करवाते रहिए उनसे, और वो उस चीज़ को सीखते रहिए, यानी कि उस टाइम पर बच्चे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सीखने वाला जो भी है छात्र उसका सक्रिय रहना आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं से ही क्रियाशील होते हैं, जिसमें छात्र की आंतरिक शक्तियां उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जो भी छात्र है, हमने उसको कोई वर्क दिया और हम उससे बार बार करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं छात्र उस चीज़ को स्वयं करके, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों के सामने कोई टॉय आप दे दो ना, तो उसको वो तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे क्या है, उसके छोटे छोटे पार्टों को वो अरेंज कर लें, खुद जोड़ करके उसको कुछ एक नया रूप दे देते हैं। तो ये काम क्या बच्चे खुद करके सीख रहे हैं यहाँ पर। इस सिद्धांत के अनुसार यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाए तो उनका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये इस सिद्धांत के अंतर्गत रहता है। फ्रॉबेल के अनुसार क्या है, फ्रॉबेल ने ये कहा है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं, और क्रिया द्वारा सीखना जो वो है स्थायी ज्ञान दे जाता है उनको। खुद से जब वो कार्य करके सीखेंगे तो वो जल्दी भी सीखेंगे उस चीज़ को, या जल्दी नहीं भी सीख रहे हैं, टाइम लग रहा है सीखने में, लेकिन उससे जो भी उन्हें ज्ञान मिलेगा वो उनके लिए क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रेरणा के सिद्धांत पर। प्रेरणा का सिद्धांत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी आपको नाम मिल सकता है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को प्रेरित करते रहना और फिर उनको सिखाना। ठीक है, प्रेरणा किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा इसे सीखने का सख्त आधार भी माना जाता है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त ज्ञान के समस्त अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, समस्त शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करती है और जारी रखती है, साथ साथ उसको पूरा भी करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर और प्रभावी बनाया जाता है। प्रेरणा के सिद्धांत में आपका आशय यह है, या प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों को प्रेरक तत्वों के माध्यम से, जैसे कि कोई बच्चा है और आप उसकी प्रशंसा करें कि अरे वाह, वो ड्राइंग करता है। ठीक है, कोई एक बच्चा है जो ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग करता है, और आप उसकी प्रशंसा करो, अरे वाह बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो, तो कहीं ना कहीं वो आगे और प्रयास करेगा और एक टाइम पर आकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। वहीं आप उसकी आलोचना करना शुरू कर दो, अरे कैसा बनाया है, बहुत बेकार है, नहीं अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आकर के वो क्या है, फिर उस चीज़ को छोड़ देगा और उसका प्रदर्शन धीरे धीरे बुरा होता जाएगा। सेम ऐसे ही आप किसी और सब्जेक्ट में ले सकते हैं। कोई मैथ्स में बच्चा है,
अब वो थोड़ा बहुत उसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, वो नहीं कर पाता है, जो भी है, आप क्या करें, उसकी और बुराई करना शुरू कर दें, अरे ऐसे करते हैं क्या, अरे इतना टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से उस सब्जेक्ट से उसको क्या है, नफरत होने लगेगी कि नहीं, ये मैं मुझसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है वो सीखने में या और भी जो क्षेत्र हैं उन सब में एक विशेष महत्व रखती है। मोटिवेशन यानी कि मोटिवेट करो बच्चों को किसी भी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं वो उनका प्रदर्शन है या उनका जो मन है वो और ज़्यादा लगने लगेगा उसी काम में। ठीक है, इसमें छात्र को प्रेरित किया जाता है जिससे वह क्रियाशील हो जाता है, और प्रेरित होने के बाद सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से हो जाती है। यानी कि प्रेरणा का जो विशेष महत्व है वह यही है कि छात्रों को प्रेरित करो, और जिससे क्या है, बच्चे क्रियाशील हो जाएं, और प्रेरित होने के बाद जो भी उनकी सीखने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तेज़ी से होगी, और उस चीज़ में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चाहे आप वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, चाहे आप वो किसी कला के क्षेत्र में ले लो, चाहे नृत्य संगीत इन सब क्षेत्र में ले लीजिएगा, चाहे आप खेल क्षेत्र में ले लें, बच्चों को अगर आप मोटिवेट करते जाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं पर एक टाइम पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, केली महोदय के द्वारा कहा गया है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। शिक्षण कार्य है, जो भी आप जब तक पढ़ाएंगे बच्चों को तो बीच बीच में कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करते रहिए, उनकी प्रशंसा करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पुरस्कार दें, ऐसे ही प्रशंसा हो। प्रशंसा भी दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रेरणा के तरीके देखिएगा, दो हैं, एक शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या है कि आप उनको अच्छे अच्छे शब्दों से, जैसे शाबाश, वाह, वेरी गुड, अरे वाह, अति उत्तम, ऐसे शब्दों से सम्मानित करते रहो। बच्चा आया, उसने बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसकी प्रशंसा करिए, उसको वाह, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, उसको गुड वगैरह इस टाइप की चीज़ें देते रहेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं आगे और अच्छा लिखने का प्रयास करेगा, और उसकी हैंड राइटिंग क्या है, एक टाइम पर बहुत ही सुंदर हो जाएगी। ठीक है, अशाब्दिक प्रेरक में क्या आ जाएंगे, तो इसमें दंड पुरस्कार, ऊधम कर रहा है तो आप उसको दंड दे दीजिएगा, या आप क्या करें, उसने कोई अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार दे दें। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए अशाब्दिक जो प्रेरक तत्व हैं वो हैं, और इसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए शाब्दिक प्रेरक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रुचि का सिद्धांत कहता है कि बच्चे की जिस चीज़ में रुचि होती है उसको वो जल्दी सीखते हैं, और वो चीज़ उनके लिए स्थायी भी हो जाती है। सीखने में रुचि का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकतर छात्र उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। जैसे कि आप खुद से ही ले लो, आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते होंगे जिसमें आपकी रुचि है। जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको पसंद नहीं है, वो नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, जैसे बहुत से लोग हैं संस्कृत में उनकी रुचि नहीं आ रही होगी, बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी मैथ्स में रुचि नहीं आ रही होगी क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है, उनको पसंद नहीं तो वो उसको पढ़ते नहीं हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी उसमें ही आप लगे रहोगे। सेम ऐसे ही बच्चों का है, चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो या किसी कार्य के प्रति। बहुत से बच्चे होते हैं उनको खेल कूद में रुचि होती है, उनको गेम खेलना पसंद है, कबड्डी, फुटबॉल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेंटिंग में रुचि है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नृत्य में रुचि या डांस में उनका बोल सकते हो। तो जिस काम में उनकी रुचि होगी, जो काम उनको पसंद होगा उसी को वो करना पसंद करेंगे। ठीक है, अतः शिक्षक, अब शिक्षण कार्य में हमें क्या करना है, देखिए हमने सभी क्षेत्र तो देख लिए, पर जब हम बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा काम ये रहना चाहिए, शिक्षक का काम ये रहना चाहिए कि वो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें छात्रों की रुचि बनाए रखे। ठीक है, या अगर बच्चों की रुचि नहीं है, जैसे आप ही अगर अभी पढ़ाने जा रहे हो और 1 या 2 का कोई बच्चा है जो मैथ्स में उसकी रुचि नहीं है, तो आपको ये नहीं कि उसकी रुचि नहीं तो उसको मैथ नहीं पढ़ानी, आपको ये कार्य करना है कि बच्चे की रुचि जागृत करो, कैसे भी बच्चे की रुचि उत्पन्न करो उस सब्जेक्ट में, जिससे क्या है बच्चा उसको सीखे। क्योंकि भविष्य में ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को या किसी एक टॉपिक को छोड़ करके आप आगे निकल जाओ, नहीं होता ऐसा। तो कार्य आपको ये करना है कि बच्चे को, ऐसे कई सारे टॉपिक आएंगे, बोरिंग टॉपिक आएंगे जिसमें बच्चे रुचि नहीं लेंगे, तो आप उनकी रुचि जागृत करें। अब आप रुचि जो है वो TLM के द्वारा जागृत कर सकते हैं, जैसे चार्ट वगैरह ले गए, मॉडल दिखा दिया या कोई वीडियो क्लिप दिखा दी, तो वहाँ से रुचि जागृत हो जाए। ठीक है, तो शिक्षक का काम क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को, तथा सभी भागों पर ध्यान देना चाहिए। छात्र द्वारा रुचि न लिए जाने की स्थिति में सफल शिक्षण संभव नहीं है।
देखिए इतना सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अपनी भाषा में लिखिए, सिर्फ समझिएगा और एग्ज़ाम में अपनी भाषा में लिखिए जो भी आपको समझ में आए, तो आप बेहतर तरीके से लिख पाओगे। समझ में आ गया रुचि का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे तो उनका जो ज्ञान रहेगा वो स्थायी रहेगा। इसके बाद मैंने आपको प्रेरणा का सिद्धांत बताया था। प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि बच्चों को प्रेरित करते रहिए। बच्चों को जब हम प्रेरित करते रहेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रक्रिया है सीखने की वो तेज होती रहेगी। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे जिस चीज़ में रुचि लेते हैं उस चीज़ को ही करना पसंद करते हैं। जिस कार्य में उनकी रुचि होगी उसी कार्य को वो और अच्छे तरीके से करेंगे। इसीलिए शिक्षक का काम ये है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की रुचि बनाए रखे और उस रुचि को बनाने के लिए, उस रुचि को जागृत करने के लिए जो भी उपकरण उसको प्रयोग करने, उन सभी उपकरणों का प्रयोग वो करे, जिससे क्या है बच्चों की रुचि जागृत हो जाए और बच्चे क्या करें, उस चीज़ को पढ़ने में ध्यान दें। ठीक है, अगर रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य जो है वो अच्छे से संपादित नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं नियोजन के सिद्धांत पर। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली शिक्षण वही है जो योजना बना करके किया जाए। यानी कि जो शिक्षक है वो पढ़ाने जा रहा है और वो क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, जो भी मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, जो भी पढ़ाने जा रहा है, तो पहले से वो योजना बनाए कि उसको क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से स्टार्ट करना है। पहले सरल चीज़ें रखनी है और उससे भी पहले बच्चों के पहले ज्ञान के आधार पर रखनी। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को फ्रूट्स नेम पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बच्चों के पहले ज्ञान से रिलेटेड, बच्चों की आसपास की चीज़ों से जुड़ी हुई, जैसे कि आपने फल खाए हैं, कौन कौन से फल पसंद हैं आपको, इस टाइप की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब हम प्लानिंग के द्वारा चीज़ों को करते हैं तो जो कार्य है वो एक अच्छे से संपादित होगा। तो शिक्षक को क्या करना है? किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों की आयु, स्तर, क्या पढ़ाना है, इन सभी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ठीक है, बच्चे हम मान लीजिए कि हमने प्लानिंग की ही नहीं, या हमारी जो प्लानिंग थी वो किस क्लास के बच्चों की थी, 3rd क्लास के बच्चों की, और हमें बैठा दिया गया 1st क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे किस स्तर के हैं, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, उस टाइप से हमें जो योजना है अपनी बनानी है। तो हमें पहले से इस चीज़ का अनुमान होना चाहिए कि हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, किस आयु के बच्चों को पढ़ाना है, किस स्तर तक के। जैसे कि एडिशन है या पहाड़े ही हैं, कुछ भी टॉपिक आप ले सकते हो, हर एक स्तर पर वो अलग अलग प्रकार से चलता है। जैसे सौर मंडल है, 5th क्लास में कुछ अलग चलेगा, कुछ अलग का मतलब है एक सरल स्तर पर रहेगा। 7th या 8th क्लास में उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्तर के हिसाब से जो शिक्षक को है वो चलना चाहिए। शिक्षण के समय शिक्षक किसी भी पाठ योजना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, अतः उसकी जो योजना हो वो लचीली होनी चाहिए। इस सिद्धांत का संबंध सीधे शिक्षक से है, अतः स्पष्ट है कि बिना नियोजन के शिक्षण जो है वो संभव नहीं है। नियोजन का सिद्धांत यही कहता है कि शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण के लिए योजना बना करके शिक्षण करना चाहिए। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के आयु, स्तर, क्या पढ़ाना है, इन सब की रूपरेखा, शिक्षण विधियों, इन सब की रूपरेखा जो है वो बना लेनी चाहिए। शिक्षक को क्या है, ऐसी रूपरेखा या ऐसी योजना बनानी चाहिए कि समय अगर बीच में ऐसी कुछ कठिनाई आ रही है तो वो उसको चेंज कर सके, यानी कि बीच में परिवर्तन भी कर सके। तो उसकी जो योजना है वो कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, तभी उसमें वो परिवर्तन कर पाएगा। ठीक है, अगर उसने प्लानिंग नहीं की है शिक्षक ने, तो कहीं ना कहीं उसको खुद समझ में नहीं आया कि हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, आप प्लानिंग कर नहीं रहे हैं और आपको सीधे खड़ा कर दिया जाए पढ़ाने को, या फिर आपके में इतना एक्सपीरियंस हो कि हाँ तो आप पढ़ा पाएंगे। समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है, आगे आते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य निर्धारित। तो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब तक उनके उद्देश्य क्लियर नहीं होंगे तब तक उनका जो काम है उनका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। जैसे आप ही अभी पढ़ रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं ना शिक्षक बनने की, तो आपका उद्देश्य है क्या? शिक्षक बनना और शिक्षा प्रदान करना। आपके सामने उद्देश्य आगे है और आपकी जो कार्य है शिक्षण का वो चल रहा है। ऐसी बच्चों के सामने जब उद्देश्य होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो उस कार्य को करेंगे। इसीलिए ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों के सामने उनके उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रूप से रख देने चाहिए।
अधिगम व शिक्षण दोनों ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हैं। जब तक सिखाने या शिक्षण की क्रिया में कोई निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होगा, तब तक शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। इसीलिए जितना हो सके उद्देश्यों का ज्ञान पहले करा देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। उद्देश्यों का पहले से ज्ञान होने से शिक्षण स्पष्ट, रोचक व प्रभावशाली बनता है। छात्रों को उद्देश्य की जानकारी होने से वे पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो उद्देश्य जो है वो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चों के सामने उनके उद्देश्यों को प्रकट कर दीजिएगा। इसके बाद आता है चयन या चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आपको पाठ्यक्रम दिया है, जो भी सब्जेक्ट दिया है, उसमें आप खुद टॉपिक का चुनाव करें कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फिर कौन सा टॉपिक, उसके बाद कौन सा टॉपिक। इस सिद्धांत का संबंध विषय वस्तु से होता है। यह सिद्धांत ये बताता है कि शिक्षक को अपनी पाठ्य वस्तु और विषय को कई भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे यह चयन करना चाहिए कि किस स्तर पर कितना पढ़ाया जाए और कौन सा भाग पहले पढ़ाया जाए, ठीक है। सिलेक्शन का सिद्धांत यही कहता है आपका कि जो भी आपको विषय वस्तु दी है, टॉपिक दिया गया है, सौरमंडल ही मान लीजिएगा, तो सौरमंडल को पहले तो आप छोटे छोटे भागों में बांट लो। उसके बाद आपको ये देखना है कि कहाँ पर कितना पढ़ाना है और किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाना है, ठीक है। जैसे आकाश गंगा ब्रह्मांड, इन सब से हम शुरुआत करेंगे, या आप छोटे से भी कर सकते हो, ग्रहों से, छोटे छोटे पिंडों से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है चयन के सिद्धांत में कि आपको ये चयनित खुद करना होगा कि आपने, जैसे आप अपनी खुद की पुस्तिकाएं देखिएगा तो आपकी जो सिलेबस होता है वो इसी प्रकार से अरेंज करते हैं, पहले इजी टॉपिक, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, इस प्रकार से अरेंज करते हैं। ऐसे ही मैथ का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद फिर आपके टॉपिक कई सारे आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, फिर आपका परसेंटेज आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ाएंगे फिर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर बच्चे को समझ में ही क्या आएगा। तो चयन के सिद्धांत में यही है कि पहले हमें उस जो भी पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर हम ये निश्चित करें कि हमें चुनाव करना है कि पहले कौन सा भाग पढ़ाना है, ठीक है। तो चुनाव हम सबसे पहले सरल भाग का ही करते हैं और किस स्तर पर कितना पढ़ाना है। रायबर्ड ने लिखा हुआ है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है, ठीक है। पहले अगर आप सरल चीज़ का चयन करेंगे, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी कि एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हो। जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपने जो टॉपिक आज पढ़ाया और जो टॉपिक आप कल पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों टॉपिक का संबंध होना चाहिए एक दूसरे से, बच्चे रिलेट तभी कर पाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि बच्चों में क्या है, अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग क्षमताएं होती है। व्यक्तिगत भिन्नता मीन्स अलग अलग डिफरेंस होता है सभी में, तो हमें उन सभी डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण है वो करना है। इस सिद्धांत का संबंध सीधे छात्रों से है। यह सिद्धांत यह बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विशेषता, क्षमताओं और इन सब में भिन्न रहता है। ऐसी छात्र जो हैं वो भिन्न होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक कक्षा में सभी छात्र समान नहीं होते। इनके कार्यों, चारित्रिक गुणों, बुद्धि स्तर, इन सभी में समानता नहीं होती। जैसा मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे उद्यमी होते हैं, कुछ अलग क्रियाकलाप करते रहेंगे। तो एक कक्षा में कई सारे प्रकार के बच्चे रहते हैं। तो शिक्षक को शिक्षण करते समय इन सभी की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए, तभी शिक्षण प्रभावशाली बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्लास सेकेंड में बच्चों को हासिल वाले जोड़ सिखा दिए। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन सिखाया और आप कहें बच्चे अब करें, तो नहीं समझ में आएगा बच्चों को। जल्दी सीखने वाला बच्चा तो एक क्वेश्चन से सीख लेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सीख पाएंगे। तो उन कम से कम हमें 2 से 3 एग्जाम्पल देने हैं वहाँ पर, ताकि बच्चे जो है वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, जो तीव्र गति से सीखेगा उसको भी समझ में आएगा, जो मंद गति से सीखेगा वो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो शिक्षण कार्य है वो करना है, उन सभी बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए। कुछ रुचि नहीं लेंगे तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं कंचे, गोलियों, इन सब का प्रयोग करते हुए सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? आवृत्ति मीन्स क्या होता है? रिपीटेशन, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति करते रहना।
तो इस सिद्धांत में क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवृत्ति का सिद्धांत जो है वो अपना अलग महत्व रखता है। शिक्षक को छात्रों को किसी भी विषय वस्तु या पाठ को पढ़ाने के बाद जरूरी भागों को दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे अगर आप छोटे स्तर पर पढ़ा रहे हैं या किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th तक, तो पहले आप क्या करेंगे, आप जितना भी आपने पढ़ा है कोशिश ये करने की लास्ट के 10 मिनट ऐसे रखिएगा कि जो भी आपने पहले स्टार्टिंग के 20 मिनट में पढ़ा है उसको रिवाइज करवाएं, दोहरवाएं, और ख़ास करके जो कठिन टॉपिक है उनको समय बीच बीच में क्या है एक एक समय पर दोहरवाते रहें। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो चीज़ क्या है स्थायी हो जाएंगी उनके लिए। ठीक है। आवृत्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। आवृत्ति वाला हम सिद्धांत कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो बच्चों को गृह कार्य दे करके, जैसे कि आज हमने बच्चों को जोड़ घटाना सिखाया तो बच्चों को वही होमवर्क में दे दिया, तो इस प्रकार से भी आवृत्ति का सिद्धांत चलता है। गृह कार्य देकर छात्रों को पाठ दोहराने को बोलना, मासिक परीक्षा आदि आवृत्ति के तरीके हैं। इससे कठिन पाठ को भी आसानी से और दीर्घ काल तक याद रखा जा सकता है। कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, होमवर्क देना है उनको, जैसे आपने बच्चों की डायरी देखी होगी ना, उनकी मैम रिवाइज करिए, चैप्टर 1 रिवाइज करो, चैप्टर 2 रिवाइज करो या एक्सरसाइज रिवाइज करो। तो इस टाइप से क्या है बच्चों को बार बार वो चीज़ हम बोल बोल करके उन्हें होमवर्क में याद करने के लिए दे करके उनसे बीच बीच में सुनते रहिए उस टॉपिक को। बीच बीच में हम मंथली टेस्ट या फिर वीकली टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि वो उस चीज़ को पढ़ते रहें और उनको वो स्थायी हो जाए। नेक्स्ट आते हैं लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत ये कहता है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सहभागिता और समानता, यानी कि शिक्षक को क्या है सभी बच्चों के प्रति समान रहना चाहिए और सभी बच्चों की सहभागिता को निश्चित करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि एक बच्चा क्या है बहुत ही निम्न स्तर से आ रहा है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो आप उसको निगलेक्ट करो। वहीं पर एक क्या है, एक बच्चा किसी आप ही के विद्यालय के किसी प्रिंसिपल का बच्चा अगर उसी स्कूल में पढ़ने आ रहा है, या फिर मान लीजिए कि किसी अच्छे एक अधिकारी का बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो आप वहाँ पर भेदभाव करें बैठ के, नहीं भाई ये तो इस ऑफिसर का बेटा है, भले ही वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या बहुत पढ़ने में अच्छा है जो भी है, तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपके लिए चाहे वो किसी का भी बच्चा हो समान होना चाहिए। विद्यालय में सारे बच्चे शिक्षक के लिए एक समान रहने चाहिए। शिक्षक को सभी बच्चों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो किसी भी कक्षा के विभिन्न स्तर के छात्र पाए जाते हैं कक्षा में, तो इसीलिए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के साथ शिक्षक समान व्यवहार करे और कक्षा शिक्षण में सभी छात्रों की सहभागिता को निश्चित करे कि भाई सभी बच्चे जो हैं वो जैसे आपने कोई एक्टिविटी दे दी बच्चों को, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, तो आपको ये निश्चित करना है कि उस ग्रुप में जितने बच्चे हैं, या आपने उस जैसे क्लास में आपके 50 बच्चे हैं तो आपने उन 50 बच्चों को 10-10 के हिसाब से 5 ग्रुपों में बांट दिया। तो आपको ये निश्चित करना है कि सभी बच्चे उस काम में सहभागिता दें, यानी कि काम करें। ऐसा ना हो कि एक कोई दबंग बच्चा है तो उस वजह से कोई दूसरा बच्चा कर नहीं पा रहा है काम को। तो ये आपको ही सुनिश्चित करना है कि सारे बच्चे सहभागी रहें और सभी के साथ आप समान व्यवहार करें। यहाँ एक एग्जाम्पल आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा कम पढ़ने में होशियार है, कोई ज़्यादा होशियार है, तो आप वहाँ भेदभाव करें, अरे इसको नहीं आता, इसको नहीं पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, तो ऐसा भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यही होता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है? निर्माण मीन्स कुछ ना कुछ बनाना, और मनोरंजन का मतलब क्या है, उसमें क्या है रुचि लेते चलना। ठीक है, उनका कहीं ना कहीं क्या है, उनका मन लगता रहे, मनोरंजन, मन का रंजन। ठीक है, तो इस सिद्धांत में शिक्षण कार्य बच्चों के साथ मिलकर तथा उन्हें व्यस्त रखकर उनके द्वारा विभिन्न क्रिया कराकर मनोरंजन के साथ किया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा स्वतः अध्ययन, चिंतन, मनन का विकास होता है। छात्रों की सृजनात्मक क्रियाएं विकसित होती हैं। इस सिद्धांत के प्रयोग से विषय वस्तु रुचिकर होती है व छात्रों व शिक्षकों के मध्य अंतः क्रिया का पर्याप्त अवसर जो है वो मिलता है। निर्माण एवं मनोरंजन के सिद्धांत में क्या करना है कि बच्चों को जैसे कि कुछ ना कुछ आपको ऐसे काम दे देने हैं जिससे क्या है बच्चे उसमें लगे रहें, यानी कि उसमें बच्चों में सृजनात्मकता की क्षमता जो है विकसित हो। जैसे क्लास 1 सेकेंड का या 3rd का बच्चा है तो आप उनको दे सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना है कि
अपने जो भी क्या बोलते हैं महापुरुषों के जो चित्र हैं वो चार्ट पेपर पर लगाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चा खुद वो कटिंग करके कर सकता है इतना काम। ठीक है, ऐसे हमें छोटे छोटे मॉडल्स या छोटे छोटे जो भी प्रोजेक्ट वर्क हैं वो बच्चों को हम दे सकते हैं। तो बच्चा वो खुद मतलब बच्चों को उन्हीं स्तर के देने हैं। अब ये नहीं है कि बच्चा है आपका 3rd क्लास का और आप उसको वर्क दे रहे हैं 4th या 5th क्लास का, ऐसा नहीं करना। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार ही वर्क जो है वो देना है। ठीक है, तो ये रहेगा इसके अंतर्गत, जिसमें क्या है बच्चे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी करते रहेंगे और उनका मन भी लगा रहेगा। तो ऐसे कार्य कराना, आजकल तो छोटे बच्चों के स्कूलों में होता भी है, आपने देखा होगा। वहाँ पर क्या है, मदर्स डे हो रहा है तो वहाँ पर बच्चों से खुद ही एक्टिविटी कराई जाती है, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनवाते हैं वो खुद ही बच्चों से, उनके हैंड प्रिंट वगैरह ले करके। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या है मनोरंजित भी होते रहते हैं, साथ साथ वो कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते रहते हैं। इसके बाद आता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत में विभिन्न जटिल कार्यक्रमों को इस सिद्धांत में विभिन्न जटिल कार्यक्रमों को विभाजित करके शिक्षण कार्य को आसान बनाया जाता है। यानी कि जो भी आपके सामने विषय वस्तु है, जो कठिन विषय वस्तु है, उसको आप क्या करें, छोटे छोटे भाग में बांट लीजिएगा। ठीक है, यह सिद्धांत शिक्षण को विभिन्न चरणों में बांट देता है, जिससे अध्ययन और अध्यापन की दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो आसानी से संपन्न हो जाती हैं और सारे उद्देश्य जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। ये होता है आपका डिवीज़न का सिद्धांत। तो उम्मीद है आपको सारे सिद्धांत जो है वो समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसका अर्थ क्या है, करके सीखना, मतलब छात्र स्वयं करके सीखते हैं, ये कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। और फ्रॉबेल ने ये कहा है कि जब छात्र स्वयं करके सीखेंगे तो उनका वो ज्ञान क्या है, कहीं ना कहीं स्थायी रहेगा। थॉर्नडाइक का नियम भी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उन्होंने दिया था सीखने का नियम, तो उसमें भी यही था सेम, खुद करके सीखना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करके सीखना क्रियाशीलता का मुख्य आधार है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, डॉल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन आदि पद्धतियां जो हैं वो क्रियाशीलता के ही सिद्धांत पर आधारित है। इन सभी पद्धतियों में बस इसी बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे को खुद से स्वयं करके बच्चा सीखे। ठीक है, इन सभी पद्धतियों में। इसके बाद 3rd पॉइंट है, पाठ्यक्रम में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित रहती है। बच्चा एकाग्रचित तभी होगा जब उसकी रुचि होगी। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं उसको भूगोल में ही कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक हम ले सकते हैं महाद्वीप का। अब उसको रुचि नहीं आ रही है तो वो एकाग्रचित नहीं होगा। इसके लिए आप यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब मानचित्र पे जब बच्चों को चित्र दिखेगा, अच्छा ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, तब वहाँ पर वो रुचि लेंगे और एकाग्रचित होकर के देखेंगे। वरना तो सब हवा में उड़ेगा, कहाँ पर एशिया है कहाँ अफ्रीका है नहीं समझ में आएगा और बच्चा भूल भी जाएगा। जब आप उसको दिखाएंगे वहाँ पर कि हाँ मैप पर ये एशिया है, तो मैप हटाने के बाद भी उसको ध्यान रहेगा कि एशिया कहाँ पर था और दक्षिण अमेरिका कहाँ पर था। ठीक है, इसके बाद लोकतंत्र का मूल भावना क्या है, तो लोकतंत्र जो सिद्धांत था उसमें मूल भावना यही थी कि समानता और सहभागिता। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि सारे सिद्धांत आप सभी को समझ में आए होंगे। शॉर्ट में एक बार मैं आपको फटाफट से इन सभी सिद्धांत के बारे में बता देती हूँ। पहला सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो ये कहता है कि बच्चे को स्वयं करके सीखता है बच्चा और वो ज्ञान उसके लिए स्थायी रहता है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, बच्चों को जब हम प्रेरित करते हैं तो उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। यानी कि अगर हम प्रशंसा करेंगे तो वो अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, वहीं हम बच्चे की आलोचना करना शुरू करें, बुराई करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, सीखेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है बच्चे की जिस कार्य में रुचि होती है वो उस कार्य को ही करता है। आपको जो काम पसंद है आप वही काम करोगे। इसीलिए शिक्षक का मेन काम ये है कि वो बच्चों की किसी न किसी प्रकार से रुचि को जागृत करे। कोई भी टॉपिक है उसमें रुचि बनाए बच्चे की, जिससे क्या है बच्चे वहाँ पर सीखें।
नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को, ये शिक्षक के लिए मेन सिद्धांत है, शिक्षक जो भी पढ़ाने जा रहा है उसकी पहले से प्लानिंग करे कि उसको क्या पढ़ाना है, किस आयु के बच्चों को पढ़ाना है और किस प्रकार से कौन कौन सी विधियों का, कौन कौन सी शिक्षागम सामग्रियों का उन चीज़ों में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाना है भूगोल के, मैंने महाद्वीप का जिक्र किया था, आपको महाद्वीप पढ़ाना है और आप लेकर के जा रहे हैं छोटे छोटे कंचे, तो काम करेंगे वहाँ, वो तो मैथ में काम करेंगे एडिशन में, तो आपको वहाँ क्या लेकर के जाना है, मानचित्र। ठीक है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों के सामने जब हम उद्देश्य निर्धारित कर दें, उनके उद्देश्य बता दिए जाएं कि आपके पढ़ने का उद्देश्य ये है, मैथ सीखने का उद्देश्य ये है, या फिर आपके जो भी आप विषय पढ़ रहे हो इसका उद्देश्य आपका ये है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने आपका उद्देश्य निर्धारित है कि आपको शिक्षक बनना है, ऐसी बच्चों के सामने उद्देश्य हो कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ने में रुचि लेंगे। चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को, ये भी शिक्षक के लिए है, शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए और फिर ये निर्धारित करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए कि उसको कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय जो है वो पहले पढ़ाना है और उस टॉपिक को पढ़ाने में कितना समय उसको देना है। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि सभी बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीमे सीखते हैं, तो हमें उन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी विषय वस्तु हमने, जो भी टॉपिक पढ़ा दिया है, उस टॉपिक की हम बार बार पुनरावृत्ति करते रहें, यानी कि बच्चों को दोहराते रहें, चाहे वो होमवर्क के आधार पर हो कि बच्चों को होमवर्क दे दिया, या उनका टेस्ट के आधार पर, जैसे आपने कुछ पढ़ाया और आपने बोला कि आपका सैटरडे को टेस्ट होगा, तो बच्चा फिर उस चीज़ को खुद घर पे दोहराता रहेगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को सभी बच्चों के साथ में समान रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना है कि कोई ज़्यादा होशियार है, कोई मंद बुद्धि का है तो आप उसके सामने भेदभाव कर रहे हैं, या कोई बहुत अच्छी फैमिली से आ रहा है, किसी ऑफिसर का बेटा है तो आप उसके साथ भेदभाव करो। ठीक है, कि भाई तुम तो उसके हो और ये बताओ ऐसी जगह से आ रहा है, तो ऐसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को कुछ ऐसे क्रियाकलाप यहाँ देने चाहिए कि जिससे क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता की क्षमताएं विकसित होती रहें, जैसे मॉडल, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखें उनकी आयु के अनुरूप ही वर्क दिया जाए। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है अगर कोई कठिन टॉपिक आपके सामने आ रहा है तो आप उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिद्धांत थे जो मैंने बता दिए हैं। आज यहीं तक रखती हूँ। ये जो आपकी यूनिट है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये वाला जो आपकी यूनिट थी ये भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी उसमें मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करूँगी। चलिए आज इतना ही रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।